Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of economics for class 10th. और अभी तक हमने किया था कि 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इंडिया में, और उन तीनों सेक्टर्स में हमने रीड किया था प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में और टर्शरी सेक्टर के बारे में. तो टर्शरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और हम फर्दर रीडिंग करेंगे. तो लेट्स रीड. Service sector also includes some essential services that may not directly help in production of goods. तो हमने जाना था कि टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. तो कुछ और सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन नहीं करती चीज़ों की, लेकिन वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में काउंट होती हैं. तो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर teachers, doctors and those who provide personal service such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting services. तो जितने भी लोग हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं या कोई बार्बर हैं, लॉयर हैं, कोबलर हैं, वो सभी जो लोग हैं वो किस में आते हैं? टर्शरी एक्टिविटीज़ में. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क इन रिसेंट टाइम द सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एट्सेट्रा हैव बिकम इम्पॉर्टेंट. अब जो हैं कुछ और इसके जो कैटेगरीज़ हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारी टर्शरी सेक्टर में. और वो कौन कौन सी हैं? जो ATM बूथ्स हैं, इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं, जो हमारी IT सेक्टर है, वो सभी की सभी टर्शरी सेक्टर के में इंक्लूड हुई हैं रिसेंटली. तो उसके बाद जो है हम लोग रीड करेंगे कि क्या कंपैरिजन क्या है इन सेक्टर्स का. तो लेट्स रीड द टॉपिक कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. अब जो है ऑब्वियसली तीनों सेक्टर्स में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का. अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी में. और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है. बहुत सारे लोग हैं जो कि इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. अब जो है देखना ये है कि तीनों सेक्टर्स में तो हमने क्लासिफाई कर दिया, लेकिन इन तीनों सेक्टर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ये देखना ही हमें बताएगा कि कोई देश जो है कितनी डेवलपमेंट कर रहा है. तो किस तरह से उसको जज करेंगे हम, किस तरह से उसको देखेंगे. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. किसी भी इकोनॉमी में 1 या 2 सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि डोमिनेंट हो, मींस जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो या जिनमें जो लोग हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हों. वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़. हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हों और टर्शरी और सेकेंडरी में कम हो, या टर्शरी में ज़्यादा लगे हों, प्राइमरी और सेकेंडरी में कम हो. तो वो जज कैसे किया जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम इसके सब पार्ट में रीड करेंगे. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. किस तरह से हम गुड्स और सर्विसेज को काउंट करते हैं. गुड्स यानी चीज़ें और सर्विसेज यानी जो सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में दी जाती हैं, उनको हम काउंट कैसे करेंगे, टोटल प्रोडक्शन कैसे हुई हर सेक्टर में. विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. अब कोई एक चीज़ तो प्रोड्यूस होती नहीं. प्राइमरी सेक्टर में भी हज़ारों चीज़ें, सेकेंडरी में भी और टर्शरी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं. अब उनको काउंट कैसे करें? यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क. नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर ही हाउ कैन वी एड अप द कार्स, कंप्यूटर्स एंड नील्स एंड फर्नीचर्स. क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं, चाहे वो कार्स है, कंप्यूटर है, नेल्स हैं या फर्नीचर है. इफ़ वॉन्ट मेक सेंस इट वॉन्ट, मतलब हम चीज़ों के बेस पे तो ये काउंट कर ही नहीं सकते कि कितनी चीज़ें, जितनी भी हम डेली लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोसेस होकर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बन के आ रही हैं. You are right in the thinking so.
To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. तो इकोनॉमिस्ट ने इसका सॉल्यूशन सोचा और इकोनॉमिस्ट ने ये डिसाइड किया कि बजाय कि हम चीज़ें काउंट करें कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं या कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे अच्छा है कि हम उनकी वैल्यू काउंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हर सेक्टर में कितनी वैल्यू की चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस की जा रही हैं. शुड बी ये हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kgs of wheat is sold at ₹8 per kg, the value of wheat will be ₹80,000. कहता है कि अगर 10,000 किलो जो है वीट को बेचा जाए और उसकी कीमत क्या है 8 पर kg है, तो उसकी जो टोटल कीमत है वो कितनी होगी 80,000 रुपीज़. उसी तरह से द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts at ₹10 पर कोकोनट विल बी 50,000. उसी तरह से अगर हम 5,000 नारियल लेकर आते हैं और उनको 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो हमारे पास 50,000 रुपीज़ होंगे. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या हो गई, उनकी वैल्यू हो गई. मतलब 5,000 कोकोनट की वैल्यू क्या है 50,000 रुपीज़. और वीट की भी ऐसे ही 10,000 किलो वीट की जो वैल्यू है वो क्या है 80,000 रुपीज़. तो ये उनकी वैल्यू निकल के आ गई. हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated and then added up. इसी तरह से तीनों सेक्टर्स में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है, ना कि चीज़ों को. रिमेंबर, दिस इज़ वन प्रिकॉशंस हैज़ टू टेक. Not every good that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. केवल हर एक चीज़ की कीमत को नहीं वो काउंट करेंगे, सिर्फ जो फाइनल चीज़ हमें मिली है यानी फाइनल गुड्स जो बन के तैयार हुई है उसको ही हम उसी की कीमत जो है हम काउंट करेंगे. टेक फॉर इंस्टांस अ फार्मर हु सेल्स wheat to a flour mill of ₹8 per kg. The mill grind the wheat and sell the flour to the biscuit company for ₹10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar, oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumer for ₹60. Biscuits are the final goods, that is the good that reach to the consumer. अब final goods क्या होती है, यानी कि हमने अब वीट उगाया खेतों में, उसको किस तरह से हमने प्रोसेस करके फिर उसका आटा बनाया, फिर आटा मिल में गया, फिर बेकरी में गया और किस तरह से उसके बिस्किट बनकर तैयार हुए. तो जो बिस्किट है जो मार्केट में आया है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसी तरह से हर चीज़ का एक फ़ाइनल प्रोडक्ट होता है. पहले रॉ फॉर्म में वो हमें दिखती है, उसके बाद उसका एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होता है और ये फ़ाइनल प्रोडक्ट ही कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं. वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, क्यों फाइनल गुड्स और सर्विसेज को काउंट किया जाता है इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स. गुड्स सच एज वीट एंड वीट फ्लोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. क्योंकि फाइनल गुड्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो रॉ मटेरियल है, तो इसीलिए फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है. एंड द वीट फ्लोर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट गुड्स यानी वो चीज़ें जो एक फ़ाइनल चीज़ को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके, तो उन चीज़ों को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड. क्योंकि फाइनल गुड में उन इंटरमीडिएट गुड की कीमत जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है. जैसे हम बिस्किट की अगर कीमत दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसके साथ साथ उसमें बिस्किट बनाने में जो भी चीज़ें लगी हैं, वो शुगर है या ऑयल है या फ्लोर है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें काउंट होकर उसकी कीमत बना रही हैं और इसीलिए फाइनल गुड को हम काउंट करते हैं. Hence, the value of ₹60 for biscuits already include the value of flour. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. The count of value of the flour and wheat
and wheat separately is therefore not correct because then we would be counting the value of same things a number of times. अगर हम फाइनल गुड्स की कीमत ना काउंट करके बार बार इंटरमीडिएट चीज़ों की कीमतें लगाते जाएंगे तो क्या होगा, उससे एक ही चीज़ की कीमत हमें कई बार, हमने वीट की पहले भी कीमत जोड़ ली है, उसके बाद हम अगर वो हमें आगे उसमें रिफ़ाइंड मिला लिया, उसकी कीमत जोड़ ली, तो अगर हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की या इंटरमीडिएट चीज़ों की कीमत जोड़ते रहेंगे और फाइनल गुड्स में भी हमें वो कीमत जो है हमने ऐड अप कर ली, तो ऐसे उसकी जो कीमत है वो कई बार ऐड हो जाएगी। इसीलिए हम फाइनल प्रोडक्ट्स की कीमत को फाइनल मानते हैं और उसको ही ऐड करते हैं। तो अब इसमें एक डेफिनेशन है, क्या है वो? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स की कीमत और सर्विसेज की कीमत प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में फाइनल गुड्स की कीमत, वैल्यू उनकी फाइनल गुड्स की और फाइनल सर्विसेज की वैल्यू जो है, जो एक सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। तो एक सेक्टर में एक साल में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उसकी जो कीमत है, उससे हमें पता चलता है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है उस सेक्टर में, यानी उसकी कीमत बताएगी, ना कि वो चीज़ें बताएगी। हम काउंट नहीं करेंगे कि हमने इतने बिस्किट्स बना लिए, हमने इतने ब्रेड बना लिए, काउंटिंग डजंट मैटर, बट उनकी वैल्यू मैटर करती है कि आपने कितनी वैल्यू की चीज़ें बनाई हैं, उनकी कीमत क्या है। तो दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइनल गुड्स, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector of that year। total production कैसे निकलती है? उस सेक्टर के फाइनल गुड्स और सर्विसेज की एक साल में जितनी वैल्यू होती है उसी को ही हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर बोल सकते हैं। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर्स, और अगर हम जैसे एक सेक्टर की वैल्यू निकली है वैसे तीनों सेक्टर की वैल्यू को निकाल कर अगर जोड़ दें हम, तो उसको कहेंगे हम व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको बोलेंगे जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये क्या होता है? जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और इसका मतलब है कि एक कंट्री में एक साल में कितनी प्रोडक्शन टोटल हुई है तीनों सेक्टर्स को मिला के। जीडीपी शोज़ हाउ बिग द इकॉनमी इज़। अब जितनी ज़्यादा जीडीपी, डेफिनेटली उतनी ही बड़ी कंट्री, तो जीडीपी दिखाती है कि कंट्री की इकॉनमी कितनी बड़ी है और वहाँ कितना प्रोडक्शन होता है। इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collect information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP। अब ये जो GDP का काम है ये हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उन पे सौंपा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, और वो जो है हेल्प करती है जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी से डाटा कलेक्ट करके हमारे देश की जीडीपी को एस्टिमेट करती है। तो आज के पार्ट में इतना ही, और हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। टिल देन बाय, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।